नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल लड़की कौन है, आप या मैं? दोनों में से कौन? सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? अभी तक बच्चे क्लास में नहीं आए हैं, क्यों ऐसा करते हैं भाई? मुझे तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा है आपको, है ना? अच्छे हैं। एग्जाम की तैयारी वो भी अच्छी है या नहीं? आज पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, और भी जहां तक हम पहुंच सकते हैं आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। 13 क्लासेस हो चुकी, मतलब 13वीं क्लास है आज इस यूनिट पर। तो इस यूनिट को जल्दी से खत्म करके मतलब समेटना पड़ेगा फटाफट। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। चलो, पढ़ाई करें अब। आ जाएंगे जिसने आप ही आना होगा। हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके। किसी का कोई सवाल? किसी ने कोई सवाल पूछना है तो बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग। कविताओं की इंपॉर्टेंट पंक्तियां ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यहां से इसको कर लेना, मतलब पूछा तो कुछ भी जा सकता है, ठीक है? कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए कुछ वो नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट थोड़ा बता सकती हूँ बस, है ना? बाकी तो आपको खुद से ध्यान रखना है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर अपने आप चीजें याद रह जाएंगी, है ना? और सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन। जो मैंने अभी क्लास में पढ़ाऊंगी उसको रिवीजन कर ले अगर आप। मान लो अगर आपने 5-10 बार रिवीजन कर लिया ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं एकदम से, है ना? कुछ चीजें होती हैं जो हमें क्लास में भी समझ नहीं आती हैं, बट हम जब रिवीजन करते हैं तो वो चीजें हमारी क्लियर होती रहती हैं, ठीक है? नई नई चीजें हम सीखते हैं। किसी के साथ ऐसा अनुभव है? किसी ने ये अनुभव किया कभी कि हम जब रिवीजन करते हैं तो नई चीजें सीखते हैं, मतलब नए तरीके से बात समझ में आती है, बड़ी गहराई से बात समझ में आती है? ऐसा किसी के साथ हुआ है? जितनी बार भी हम रिवीजन करते हैं नए तरीके से हमें कोई भी बात समझ में आती है ना? और ज्यादा गहराई से समझ में आती है, और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। गुड मॉर्निंग। जिसको तो रिवीजन करने की आदत है उसके लिए तो सही है, बट जिसको नहीं है आदत उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये आदत डालनी ही पड़ेगी आपको रिवीजन करने की। जो आप अभी पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करो। क्लास में पढ़ोगे उसको बाद में रिवीजन करो। आप देखोगे कि जो मैम ने हमें पढ़ाया था हमें उससे भी ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है चीजें। नमस्ते। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार भी आप रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करके नई चीजें, जितनी बार भी आप रिवीजन करोगे हर बार नई नई चीजें आपके सामने आएंगी। हर बार आप नई चीज सीखोगे। बड़े और ज्यादा इजी वे में, और ज्यादा इजी वे में आप चीजों को सीखते जाओगे और अच्छे से आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, है ना? छिपी हुई चीज बाहर निकल के आती है। हम्म। और ज्यादा सीखते हैं हम। तो रिवीजन करने की आदत डाल लो जिसको नहीं है। जितना भी आप पढ़ते हो, आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, उसमें भी आपको रिवीजन करना है।
और अगर आप क्लास में स्टडी कर रहे हो उसका भी आपको रिवीजन करना है। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जो इसकी यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है उसको देखते हैं एक बार, क्योंकि ये कल हमने पढ़ी थी कविता, और पूरी कविताओं की व्याख्या नहीं करवा पाऊंगी मैं, तो थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इस यूनिट में क्लासेस हो गई हैं और हमारी ये यूनिट भी अभी तक कवर नहीं हो रही है, तो इसको जल्दी से समेटना भी है। और यहाँ पे सब कुछ तो है ही, व्याख्या तो आपके लिए रखी है और कविताएं भी हैं। पंक्तियां आपको बहुत ध्यान से देखनी है कविताओं की, है ना। पंक्तियां, क्योंकि पंक्तियां पूछी जाती हैं और कौन सी कविता से है ऐसे पूछी जाती हैं। आगे बहुत कंफ्यूजिंग वाली कविताएं आएंगी, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कविता की कौन सी पंक्ति है ना। नोट्स बनाने की आदत नहीं है, काम चल सकता है क्या बिना नोट्स के? देखो, नोट्स बनाने की अगर आदत नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, काम चलाने के लिए तो चल सकता है, आपको याद रहता है, फिर चलाने के लिए चल सकता है, लेकिन नोट्स के बिना काम चलाना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, कभी भी नोट्स के बिना काम नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बात के लिए फायदा नहीं है आपके लिए, आपको कल को पढ़ाना भी है ना। आपके पास नोट्स बने होंगे, आप फटाफट से चीजों को देखोगे, आप एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में इजी हो जाएगा, है ना। आप पूरी पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम में। मान लो अभी आपके 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, अब क्या आप सारी क्लासेस रिपीट करने लगोगे? नहीं, नहीं कर सकते आप, है ना। सारे पीडीएफ पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते आप। कितने पढ़ लोगे आप 10 दिन में, है ना। और वो सब आप नहीं कर सकते हो एकदम से, इसीलिए तो नोट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो चीज आपने लॉन्ग में पढ़ी है उसको अपने शॉर्ट में अपने पास लिख लिया, जितना आपको समझ में आया उस समझ का जो अपने निचोड़ था वो आपने एक शॉर्ट तरीके से अपने पास लिख लिया, तो उसी को हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स हमारे काम पता है कब आते हैं सबसे ज्यादा? एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, आप क्लासेस रिपीट कर सकते हो, आपके पास इतनी लंबी चौड़ी पीडीएफ्स होंगी, कितनी पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ सकते आप, है ना। मेरी पीडीएफ तो वैसे ही 500-500 पेजेस की होती है, अब आप 500 पेज आपको तो एक दिन लगेगा और 500 पेज आप खत्म ही नहीं कर सकते हो, है ना। 100 पेज भी मुश्किल से खत्म होते हैं अगर हम ध्यान से पढ़े तो एग्जाम टाइम में ना आपको शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आदत नहीं है, कोई बात नहीं, आदत डाल सकते हैं हम, ऐसा ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसकी हमें आदत ना हो और हम नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो आदत डाल सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ साथ में, और धीरे धीरे अपने को ठीक करो, आदत डालो, है ना। और अगर नहीं बनाए नोट्स, चल जाएगा काम, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, है ना। उतना इजी नहीं रह जाएगा आपके लिए जितना शॉर्ट नोट्स में आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो, ये तो रही एग्जाम टाइम की बात। इसके बाद आपको आपको पढ़ाना है कल को, है ना। पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स बने होंगे ना, आप चीजों को रिपीट करेंगे एकदम से, है ना। और जैसे आप चीजों को रिपीट करेंगे आपको खुद या आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो ये एक अच्छी आदत है, सिर्फ इसी में ये मतलब सीमित नहीं है कि आपको एग्जाम टाइम में या पढ़ाने के टाइम में। वैसे ही आपको अगर नोट्स आपके पास बने होंगे ना, आप कभी भी अपने नोट्स खोल के देख सकते हो। पीडीएफ तो कभी भी कहीं भी जा सकती है, और पीडीएफ हम पढ़ भी नहीं सकते इतना ज्यादा, है ना। खो जाते हैं कविता में, पता नहीं चलता टाइम का। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, ओके, डाल लूंगा आदत आज से। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है कि आप नोट्स बनाएं, है ना। नोट्स के बिना भी बहुत लोग काम चलाते देखे हैं मैंने, मतलब मेरी खुद की नॉलेज में, है ना। है, ऐसे लोग भी हैं, बट आज तक उनका जेआरएफ नहीं हो पाया, आज तक। ठीक है, 2000 2019 से जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, अभी तक नेट ही होता आया है, जेआरएफ नहीं हुआ एक भी बार। क्या मतलब है इसका? नोट्स बनाने की आदत नहीं है। पढ़ लेंगे, कर लेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नोट्स नहीं बनते हैं। इतने आलसी प्राणी जो होते हैं ना, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो मतलब जिसको भी मैं जानती हूँ उसका आज तक जेआरएफ ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है नोट्स बनाने की। तो
वो उनको अपने ऊपर वो होता है कि नहीं हम याद रख लेंगे सारी चीजों को। कितना याद रख पाओगे यार, इतना बड़ा दिमाग भी तो नहीं है। मतलब याद रख पाएंगे ठीक है, लेकिन आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और जो लिखता है ना उसके माइंड में चीजें लंबे समय तक स्टोर रहती हैं, आप चेक करना कभी भी। जितना जिसको भी लिखने की आदत है ना, अगर उसको रिवीजन करने की आदत है साथ में लिखने के साथ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको उसी उसी टाइम में याद रहेगा। लंबे समय तक चीजें उसके अंदर स्टोर रहेंगी और उसको जो उसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो बहुत ज्यादा डीपली क्लियर होंगे। ऐसा आप नोट करना खुद से। मेरा ये खुद का अनुभव है कि जब मतलब मुझे तो बहुत आदत है नोट्स बनाने की, मैं हर चीज एकदम से लिख लेती हूँ और स्पीड भी काफी है। तो फटाफट से मैं मतलब अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं नोट्स बना लेती हूँ फटाफट। मुझे शुरू से आदत है, मेरे बिना नोट्स की मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। तो अपना अपना सिस्टम होता है सबका, लेकिन अगर आप लिखने की आदत डालेंगे ये बहुत अच्छी बात है। लंबे समय तक अगर अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके माइंड में स्टोर हो तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो किस तरह से स्टडी करनी है, शॉर्ट नोट्स आप क्लास में बनाओ। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो उसमें भी आप शॉर्ट, मैं ऐसे नहीं बोल रही सारा का सारा लिखो, मतलब मुझे तो सब लिखने की आदत है, बट मैं आपको कहती हूँ कि सारा आप मत लिखो, शॉर्ट में लिखो, कि जिससे आपको चीजें याद रह जाए, है ना, कि क्या था। मतलब मोटा मोटा लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपको एकदम से काम आएगा। आप एग्जाम के 10 दिन पहले नोट्स उठाएंगे और सारे पढ़ करके खत्म, और जैसे ही पढ़ करके खत्म हुआ तो आप एग्जाम देने चले गए, बिना जेआरएफ के आप रहेंगे ही नहीं, है ना। पर इसके साथ नोट्स के साथ आपको रिवीजन की आदत जरूर होनी चाहिए। पहले मुझे नहीं थी, लेकिन अब मैंने ये आदत डाली है और ये बहुत अच्छी आदत है। काफी टाइम से मैं ये कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे मैंने काफी कुछ सीखा है। बहुत सारी चीजें जो नहीं मतलब समझ आती हैं ढंग से, अगर मान लो क्लास में समझ नहीं आती तो क्लास के बाद अगर आप 8-10 बार उसको रिपीट कर लेंगे तो आपको चीजें नए नए तरीके से समझ आने लगेंगी, है ना। मैं भी लिखे बिना नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अपना अपना सिस्टम है, बट आदत अच्छी है नोट्स बनाने की, है ना। और लंबे समय तक अगर अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके माइंड में स्टोर हो और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लिखने की आदत जरूर डालें। ठीक है, चलते हैं फटाफट से। हमने पढ़ा था पीछे, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो कवित्री यहाँ पर क्या कहती है कि कंपन में चिर शांति निवास करती है, रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। मान लो अगर हम रो रहे हैं, दुख में रो रहे हैं, तो जैसे ही हम रो लेते हैं, आंसू निकल जाते हैं, तो क्या प्रसन्नता यानी कि खुशी हमें होने लग जाती है ना। मतलब अलग सी शांति अनुभव होने लग जाती है, अलग सी शांति अंदर आ जाती है। आपके साथ अनुभव ऐसा हुआ होगा जरूर। आंखों में दीपक के समान देवता की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरने के समान गिरते रहते हैं। कवित्री के कहने का भाव यह है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती हैं तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। तो वियोग किसका है, कवित्री को वियोग। वेदना की गायिका का मानना है कि अभाव से उत्पन्न दुख अति प्रिय होता है, क्योंकि इससे प्रेमी के प्रति प्रेम दृढ़ होता है। विरही अपनी वेदना रूपी आंसू से प्रेम रूपी बेली को सींचती रहती है, जिससे प्रेमी की याद दीपक के समान आंखों में जलती रहती है। ये कौन प्रेमी है जिसकी बात यहाँ पर महादेवी कर रही हैं, किसी को पता है। साथ ही आंसू के गिरने से मन हल्का हो जाता है और कवित्री अपने अंदर एक अलौकिक शांति का अनुभव करती है। इसलिए कवित्री को बदली कहकर यह स्पष्ट कर अपने को बदली कहकर यह स्पष्ट करना चाहती है कि बदली जल बरसाकर रिक्त हो जाती है, यानी खाली हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, और वह आंसू बहाकर शून्यता की स्थिति प्राप्त करना चाहती है। कवित्री कहती है कि उसका हर कदम संगीत से पूर्ण है तथा उसकी सांसों से स्वप्न रूपी पुष्प की धुली यानी कि गंध निकलती है। आकाश के नए नए रंग दुपट्टा जैसे प्रतीत होते हैं, तथा मतलब कि दुपट्टे जैसे प्रतीत होते हैं, रंग बिरंगे दुपट्टे, तथा उसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। तो ये आपको पता ही है, नीर भरी दुख की बदली जो हम कविता पढ़ रहे हैं इसमें वेदना की दशा का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो विरह है वो किसके प्रति विरह की बात कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति। आपने देखा है कि महादेवी वर्मा, हमने पीछे भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, आध्यात्मिक कविताएं लिखी हैं इन्होंने, है ना। आध्यात्मिक और वेदना से भरी हुई कविताएं लिखी हैं। तो इन्होंने अपने प्रियतम यानी कि
अपने प्रियतम किसी मनुष्य के लिए नहीं लिखी है, अपने प्रियतम परमात्मा के लिए कविताएं लिखी हैं। परमात्मा, परम सत्ता के लिए लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो जहां पर आपको मतलब अगर आप महादेवी को कभी पढ़ते हैं और इस प्रकार का आपको वर्णन मिलता है, तो वहां पर आपको उसको परमात्मा के साथ, परम सत्ता के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो अभी इसको देख लेना, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, इसको आपको देखना है, खुद से पढ़ना है। मतलब मैं कविताएं कविताएं पढ़ देती हूँ जो मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने वाली है, इसमें कुछ भी मतलब इजी लैंग्वेज है बिल्कुल, और कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, व्याख्या एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। और इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, थोड़ा पंक्तियों पे ध्यान देना और थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बस, ठीक है। अब देखते हैं इनकी अगली कविता, फिर विकल है प्राण मेरे। इस कविता का संकलन सांध्य गीत काव्य संग्रह में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कविता किसमें संकलित है, कविता का समय क्या है, और कब संकलित हुई थी, कौन से काव्य संग्रह में संकलित हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आगे है कविता पढ़ते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ और चिर साधना दी। पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान मेरे तेरे। नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर का तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। तो यहां तक ये कविता की पंक्तियां आपको बहुत ध्यान से देखनी है। फिर विकल है प्राण मेरे, हो सकता है ये वाले पूछ ले आपको पंक्तियां। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ मतलब कविताएं बड़े ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि पंक्तियां ज्यादा पूछी जाती है कविताओं से। आगे इसको देखते हैं। दूसरी जो इनकी कविता है, जो जो आपके सिलेबस में यहाँ पर सारी रखी हुई है, ठीक है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। तो ये दीपक भी खुद को कहती हैं, अपने परमात्मा को कहती हैं कि मुझे मतलब मेरा दीपक कहीं बुझ ना जाए, मेरा परमात्मा के साथ जो प्रेम है ना, उस वो कहीं मतलब मैं परमात्मा से अलग ना हो जाऊं, इस तरह से ये वर्णन करती हैं इस कविता में। तो देखते हैं इसको, दीप शिखा में संकलित है ये वाली कविता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। गाये आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, बिहंसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी, विश्व सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं की भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। सुमित्रानंदन पंत है आगे। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900, ठीक है। अब आपने किसी ने लिस्ट बनाई इनके जन्म काल की, जो कल बता रही थी मैं आपको, कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। जल्दी बताओ, किसी ने लिस्ट बनाई है? और मुझे पक्का पता है कि किसी ने नहीं बनाई होगी। कहिए।
सुमित्रा नंदन पंत ऐसे दिखते थे, आपके लिए फोटो भी रखी है सामने। आज बनाएंगे, चलो आज भी देख लेंगे, शाम की क्लास में मुझे बता देना, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत इकाई 5। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौशाम्बी गांव में हुआ था। पिता का नाम गंगादत्त, माता का नाम सरस्वती देवी था। निधन 28 सितंबर 1977 को इलाहाबाद में हुआ। पहले से ही लिखना शुरू कर दिया है। ओके, लिखने की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूं जितने भी कवि हैं उनकी जन्म काल को क्रम से लगाना है। किसी के पास रामचंद्र तिवारी वाली बुक है? रामचंद्र तिवारी 900 रुपए वाली जो बुक है, गद्दे वाली, किसी के पास है? परिवर्तन और प्रथम रश्मि, हाँ जी मेरे पास है। ओके, तो जिसके पास ये वाली बुक है ना, उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां पर आपको सारे कवियों के जन्म काल मिल जाएंगे आराम से, है ना। और बाकियों के लिए भी इजी है, मतलब ऐसे मत समझना कि हमारे लिए इजी नहीं है। जिसके पास नहीं है बुक, पांडे वाली तो होगी, नहीं होगी तो पीडीएफ होगी, पीडीएफ है टेलीग्राम पर, ठीक है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कवि हैं उनके सबके जन्म देख लेना। उसमें मतलब लगभग डेट सारी सही है, कुछ कुछ को छोड़ करके। अभी तो फिलहाल पहले यहाँ से शुरू कर लो, आधुनिक से शुरू कर लो, भारतेंदु युग से शुरू कर लो, फिर आदिकाल पे चले जाना बाद में, है ना। और मतलब रट्टा मार लो रोज, रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लेंगे, मतलब उसको ध्यान से लिख करके, फिर आप कुछ एक स्टोरी सी बना करके या फिर पहला पहला अक्षर बना करके एक लड़ी बना लेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन से कवि का जन्म कब है, क्योंकि जन्म काल याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो वैसे ही पूछे जाते हैं और क्रम से लगाने को भी आते हैं, है ना। क्रम से लगाने को आते हैं और वैसे भी, वैसे कभी कभार अकेले भी पूछ लेता है जन्म काल। तो छायावादी कवियों में, भारतेंदु युग के कवियों में, द्विवेदी युग के कवियों में पहले इनके आपसी में आपस में करो, और फिर ये तो पहले अपने अपने से करना है। भारतेंदु युग के कवियों का करो पहले, ठीक है, फिर करो द्विवेदी युग का, फिर करो छायावाद का, और फिर करो प्रगतिवाद प्रयोगवाद का, ऐसे करके। जो तार सप्तक के कवि हैं उनका भी आपको करना पड़ेगा। तार सप्तक के, पहले तार सप्तक के कवियों की तो ट्रिक भी होगी आपके पास, है ना, मैंने करवाई थी पिछले बैच में भी। तो तार सप्तक के कवियों का करो, अगर उसमें करोगे आप तो उसमें तो 28 कवि तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, अगर आप तार सप्तक के कवियों को करोगे, और उसमें सारे कवि इंपॉर्टेंट है ना। सात सात है ना, और चार चार सप्तक है और सात सात कवि हैं, तो सात चौका 28, 28 कवि आपके वैसे ही हो जाने, मतलब याद हो जाएंगे आपको 28 कवि, तो बहुत बड़ी बात है ना। और फिर इनको क्रॉस करके आपको क्रम क्रम से लगाना पड़ेगा, क्रॉस करके मतलब कि छायावाद के कवियों के साथ मिला करके, भारतेंदु युग के कवियों को मिला करके, एक दूसरे के साथ मिला करके उनको क्रम से लगाना। इस तरह से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार पहले सिंपली क्रम से लगा लो, फिर उनकी एक लड़ी जैसी बना करके उनको याद कर लो, फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिनके एक जैसे जन्म है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये महादेवी वर्मा है, साथ में कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 है शायद, बच्चन सिंह का 1908 है ना, बच्चन का 8 है शायद, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 है ना। तो ऐसे करके आपको याद करना है। राम कुमार वर्मा का 1905 है। तो अगर आपको ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे करके आप याद करोगे, 5 किसका, 6 किसका, 7 किसका है, 8 किसका है। मैम कल 1907 में दूसरा कवि हजारी प्रसाद, हाँ अभी मुझे याद आया, कल की क्लास में मैंने बच्चन बताया था ना, अभी देखो मैंने यहाँ पे सही लिख दिया। तो वो कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है ना, बताते बताते ध्यान में नहीं रहता है कि क्या था एक्चुअल में। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे सही सही लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में है, बच्चन 1908 है। बच्चन का देखा था आपने, मैंने कल बच्चन बताया था। तो वो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, आगे पीछे ध्यान में नहीं रहता। मुझे भी रिवीजन किया काफी टाइम हो गया।
भोलानाथ तिवारी की है, रामचंद्र वाली मिल नहीं रही। अच्छा जी। भोलानाथ तिवारी का क्या करना है? वो तो भाषा वाली है। नहीं खरीदी। वो तो वैसे दिख जाएगी, वो सबसे मोटी बुक तो वही है, 900 रुपए की है वो उसको तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही दिख जाएगी, बहुत मोटी है। चलो नहीं है, कोई बात नहीं, पांडे वाली बुक सबके पास है, नहीं होगी पांडे वाली, पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ से देख लेना। और सभी कवियों के आप लिख लेना ये जन्म, ठीक है। और ऐसे करके याद करना, 1905 में किसका है, 6 में किसका है, पहले 1900 में किसका है, 89 में भी है, निराला का 89 है शायद। और फिर 99 में भी किसी का है, फिर 1900 में इनका है, पंत का है, ऐसे करके याद करो। फिर आपको ध्यान रहेगा। पहले इंपॉर्टेंट कवियों को लो, बाकियों को बाद में, जो बैक में है उनको बाद में लेना, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे महादेवी है, पंत है, निराला है ना। ऐसे ऐसे कवियों को पहले, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लो, क्योंकि ये आपके अभी एग्जाम टाइम है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये ऐसे करना। तो ये करो। फिर ऐसा ही आपको रचनाओं के साथ करना है, जैसे कि जैसा आप अभी कर रहे हो, मतलब ये करोगे, आप जन्म काल को लगाओगे, वैसा ही आपको फिर उनकी रचनाओं के साथ भी करना है। ठीक है। तो उनकी रचनाओं के साथ आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लगाना है रचनाओं को, है ना। तो जब आप रचनाओं को सीक्वेंस में लगाएंगे, फिर आपको रचनाएं भी ऐसे ही याद हो जाएंगी, जैसे कि आपको ये याद होंगे इनके जन्म काल, है ना। तो ये इजी तरीका है कि आप किसी चीज को याद करें। फिर भी आपको अब याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, अपने कमरे में दीवार पे चिपका लो चार्ट बना करके। ऐसे नहीं कि अब चार्ट ही बनाने में पूरा टाइम लगा लेना, थोड़ा मोटा मोटा लिखो, आपके देखने के लिए, आपको समझ आ जाए, है ना। तो ये सब मैंने किया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ। मैंने चार्ट बनाने में कितना समय लगा दिया था, और बड़ा सुंदर सुंदर लिख करके चिपकाया था। तो उतना सुंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वही है ना, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं चीजें। तो अब ज्यादा सुंदर लिखने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो उसी में पूरा टाइम लगा दोगे। तो ऐसे ही करना, मोटा मोटा लिखना, चाहे मार्कर चाहे स्केच पेन से, और मोटा मोटा लिख के चिपका देना बस, ताकि आपका टाइम भी ना जाए, और आपकी रोज नजर उसके ऊपर जाए। रोज नजर जाने का मतलब है कि आपके माइंड में इमेज स्टोर हो जाएगी, है ना। जब माइंड में इमेज स्टोर हो जाएगी, तो वैसे ही आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। मैंने भी बनाए हैं, ओके गुड। तो ये सारी चीजें भाई अनुभव से सीखी जाती हैं, है ना। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा कि चार्ट बनाने में, चार्ट लिखने में टाइम मत लगाना ज्यादा, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। पांडे की बुक में भी दिया, हाँ दिए हुए हैं। विद्या निवास मिश्र और नामवर सिंह, दोनों 26। ओके। हाँ, इस तरह से याद करो। कब बनाया? जब मैंने अपना एग्जाम दिया था, मेरा जेआरएफ का एग्जाम था जब। अच्छा, आपको पूछ रहे हैं बचपन में। चार्ट की पिक टेलीग्राम पर भेज दो ना मैम। देखो अभी मैं घर पे नहीं हूँ ना, वो मेरे घर पे है, मतलब मेरे गांव वाले घर पे है। मैंने अपने पूरे कमरे में, मेरा मेरा टेबल, मेरा स्टडी टेबल इतना बड़ा था, उसके ऊपर मैंने ऐसे बिछाए थे व्हाइट कलर के पेपर। व्हाइट कलर के पेपर भी नहीं थे, सच्ची बता रही हूँ। गद्दे से निकलते हैं ना वो, नए गद्दों से वो निकलते हैं ना, उसमें कागज होते हैं ऐसे। वो मैंने उल्टी साइड से करके, जिसमें मतलब प्लेन साइड हो, एक साइड तो लिखा होता है ना, उसमें ऐड वगैरह होती है उनकी। तो एक साइड में प्लेन से, जो प्लेन पेपर था, वो मैंने पूरा गत्ते की टाइप का पेपर था, वो मैंने पूरा अपने टेबल पे बिछा करके, उस पे जो चीजें मेरे को याद नहीं हो रही थी ना, वो सारी चीजें मैंने उसके ऊपर लिखी हुई थी। वो पूरा इतना भरा हुआ है, आप देखोगे उसको तो मतलब परेशान हो जाओगे। उसको मैंने पूरा इतना भर दिया, इतना भर दिया उस टेबल को। और जब मैं पढ़ने बैठती थी, तो उस चीज पे मेरी नजर पहले पड़ती थी, तो मैं वो मतलब याद हो जाती थी, है ना। तो ये याद करने के तरीके मेरे मैम बताते थे, कि मैं अपनी मेरी अपनी कमीज की जो सिलाई होती है, उसकी नीचे वाली साइड को, मतलब लड़कियों की कमीज में तरपाई होती है ना, तो कहते वो कहते थे, वो बताते थे कि मैं अपनी निचली साइड को, कमीज की निचली साइड को ही, जो मुझे याद नहीं रहता था, वो कमीज पे लिख देती थी मैं। पागल, मतलब पागल होना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो कहते कई बार हम किराए के रूम में रहते थे, वहां दीवारों पे लिख देते थे हम, जो चीज नहीं याद हो रही है, बार बार याद करने से भी नहीं हो रही है, तो उस चीज को हम कहते दीवारों पे लिख देते थे, कि चलो मतलब बाद में उसमें पेपर चिपका देंगे। पर पहले हम दीवारों पे लिख देते थे, कि मतलब पागलों की तरह पढ़ना है ना। तो पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए भाई, जिसके अंदर जुनून होगा ना, वही ऐसे काम करेगा।
अपना काम स्वयं करे। क्या कह रहे हो? एक दिन के लिए, एक दिन के लिए चले जाना। अच्छा, कभी जाऊंगी, हाँ जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तो जाऊंगी तो मैं आपके लिए पिक जरूर दूंगी। और आप चार्ट बना लो, लेकिन ज्यादा वही सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में पूरा टाइम उसी में, पूरा दिन उसी में मत लगाना। और मोटा मोटा करके जैसे भी आपको समझ आ रहा है वैसे अपने चार्ट चिपका लो। और आप भी ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने किया था, कुछ भी चीज याद नहीं हो रही है तो उसको याद करने के लिए, जैसे कई चीजें डबल डबल होती हैं, एक जैसी होती हैं, जैसे मैंने आपको एक दो पंक्तियां बताई थी ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, ऐसे करके एक पंक्ति है। और ये एक पंक्ति है, इसके साथ एक दूसरी पंक्ति है, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसमें अवधू लग जाता है, बाकी पूरी की पूरी यही पंक्ति रहती है। बड़ा कंफ्यूजन होता था, कोई नहीं बताता था कि ये अलग अलग पंक्तियां हैं, ये समझ नहीं आता था इसमें अवधू क्यों नहीं लिखा है, इसमें क्यों लिखा है, मतलब इतना कंफ्यूजन रहता था। तो जैसे बार बार पढ़ा, फिर समझ आया नहीं ये दो पंक्तियां अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने ये लिखी हुई हैं। तो धीरे धीरे करके जब समझ आया, फिर मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया कि लिखना, कहीं पे भी लिखना, टेबल पे लिखना, चार्ट चिपका के लिखना, और कॉपी में लिखना, कहीं पर भी लिखना, लिख लिख के फिर याद करना। और लिख लिख के याद करेंगे आप, आपके माइंड में चीजें स्टोर हो जाएंगी, इमेज स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेज को लेता है ना। तो जितनी ज्यादा इमेजेस आप अपने आसपास, मतलब कलरफुल बनाओ आप अपने कमरे को, जितनी इमेजेस आपके आसपास रहेंगी उतना आपको जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, है ना। और आपको पता है जेआरएफ के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि जेआरएफ कोई वो नहीं है, ये नेट जेआरएफ वाली जो स्टडी है, छोटी स्टडी नहीं है, नेशनल लेवल का टेस्ट है, और ऑल इंडिया लेवल पे आपको कंपटीशन करना होता है। तो इतना भी इजी नहीं है जितना इसको सोचते हैं सभी, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको ये कंपटीशन करना है तो आपको मतलब कितने ही बच्चों के साथ कंपटीशन करना होता है, लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 लाख, मतलब ये भी मैं अप्रोक्स बता रही हूँ। तो 10 लाख में आपको टॉप 6,000 में आना है, टॉप 6 में, ठीक है। तो अब देख लो, इसमें आने के लिए आपको इतने सारे बच्चों में से कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो हल्का मत लो किसी भी चीज को कि कर लेंगे कर लेंगे। हिंदी में, हिंदी में 50,000, 50,000 तो नहीं, 50,000 तो बहुत कम बता रहे हो आप। थैंक यू वेरी मच मैम, हम दिन लगाएंगे क्यों, आप हो तो हमारे पास, फिर किस बात की टेंशन। हम्म तो ये बात है कि ऐसी आपको बहुत सारी पंक्तियां एक जैसी मिलेंगी, बहुत सारी रचनाएं एक जैसी मिलेंगी, और कई कई कवियों की एक जैसी रचनाएं मिलेंगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कब का क्या करना है। फिर उनकी डेट्स सिर्फ डिफरेंट होगी, नाम एक जैसे होंगे, तो इसमें मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना। 1 लाख मतलब अब कम बता रहे हो आप बहुत, और बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उनमें से हाँ मतलब कुछ बाद में एग्जाम तक आते आते वो कम रह जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि कई बच्चे पेपर नहीं दे पाते हैं, कहीं ऐसे ही भर देते हैं, मतलब खुशी खुशी में, शौक शौक में, बाद में नहीं कर पाते हैं वो, है ना। 60,000 के करीब थे। ओके। कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं, बता मतलब उसमें लिखा होता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, जैसे आपका जब सर्टिफिकेट आ जाता है नेट का, जेआरएफ का, उसमें भी लिखा होता है। और जब रिजल्ट आता है उसमें भी आपका पूरा लिखा होता है कि कितने कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। आपका रिजल्ट होगा पिछली बार का, उसमें लिखा होता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने उसमें से नेट हुए हैं, कितने उसमें से जेआरएफ हुए हैं। तो ये सब उसमें सारा डिटेल दिया होता है ना। मैं वही कह रही हूँ कि इतने सारे बच्चों में आपको टॉप 6 में आना है, और टॉप 6 में आना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए इस एग्जाम को हल्का भी मत लो कि हाँ, हाँ कर लेंगे, अभी नहीं अगली बार कर लेंगे, ये मत सोचो, है ना। जिसने ये सोच लिया कि अगली बार कर लेंगे, वो तो पहले ही फेल है।
क्योंकि वो तो कंपटीशन में आ ही नहीं रहा है, वो जंग के मैदान में उतर ही नहीं रहा है, और जो जंग के मैदान में नहीं उतर रहा है वो पहले ही जंग से बाहर है ना। तो वो तो वो कर ले कि मतलब तो ध्यान रखें कि पढ़ाई करें अच्छे से, मतलब लिखना शुरू करें, लिख लिख के याद करें। सुमित्रा नंदन के उपनाम देखते हैं इनका बचपन में, गोसाई दत्त था। छायावाद का विष्णु भी इनको कहा जाता है, और इन्हें प्रकृति का सुकुमार निराला ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रावणार्यजन, रावणार्यजन हिंदी का वर्ड्सवर्थ, ये तो मैंने नहीं सुना था कभी अभी तक। खैर, हिंदी का वर्ड्सवर्थ, इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। हिंदी का वर्ड्सवर्थ वर्थ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के सुकुमार, आपको पता है इन्होंने प्रकृति वर्णन काफी किया है। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 में है। निराला की कौन सी कविता है जो 1916 में है? सुमित्रा नंदन पंत की गिरिजे का घंटा 1916 में है। तो निराला की कौन सी है, जल्दी से बताएंगे सभी। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं देखते हैं। पंत की काव्य यात्रा को 400 पानों में विभक्त किया गया है। छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, आध्यात्मिक, मानवतावादी, नव मानवतावादी, इनके जो आप देखोगे कि कितने सोपानों में इनकी रचनाओं को बांटा गया है, ये पांडे वाली बुक में दिया हुआ है। ये भी आपको अलग अलग तरीके से याद करनी पड़ती है कि कौन सी रचना इनकी छायावादी है, कौन सी प्रगतिवादी है ना। तो छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास है 1929 में, ग्रंथि 1920 में, इसको भी आपको सीक्वेंस से लगाना है। ये आगे पीछे इनकी टाइमिंग दी हुई है, और ऐसे ही आपको पांडे वाली बुक में भी ऐसे ही मिलेगी आगे पीछे। तो आपको खुद से इसको सीक्वेंस में लगाना है। पहले 1920 वाली आएगी ना, उसके बाद आएगी 27 वाली, फिर आएगी 28 वाली, फिर 29 वाली, फिर 32 वाली, इस तरह से इसको कर लेना है आपको। पहले ग्रंथि आएगी, फिर वीणा, फिर ये पल्लव, ग्रंथि, वीणा, पल्लव का गुंजन, इस तरह से मैंने इसको याद किया था। अब आप कैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके समय भी यहाँ पर दिए हुए हैं, पल्लव 28, गुंजन 32, और इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, मतलब छायावाद का समय आपको पता है कितना है, 1918 से 1936। तो सॉरी 36, तो 36 में क्या होता है, छायावाद समाप्त हो जाता है। तो युगांत यानी कि एक युग की समाप्ति हो गई, है ना। तो ये युगांत, 36 में छायावाद समाप्त हो गया, एक युग की समाप्ति हो गई। तो युगांत का समय कितना रहा, 36। अब 36 में कितनी रचनाएं और हैं, है ना, वो देखो। देखो कामायनी है, 35 में है, 36 में शायद सरोज स्मृति है ना। इस तरह से क्या करो, याद करो, को रिलेट करके चीजों को याद करो। कौन सी रचना, किसी ने मुझे अभी तक निराला की 1916 वाली कविता नहीं बताई, है ना। और बातें करनी हो ना तब आप एकदम कमेंट करते हो, अगर आपको काम की बात पूछ ली जाए तो कोई इतना भी नहीं बोलता कि मैम हमें नहीं पता है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, अरविंद दर्शन से प्रभावित है अंतश चेतनावादी रचनाएं, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि भी 47 में है, युगांतर 48 में है, और युगपथ भी 48 में है। तो दो रचनाएं 47 हुई और दो रचनाएं 48 हुई। युगांतर और युगपथ दोनों एक जैसी भी हैं, है ना। जूही की कली आपके सिलेबस में है, जूही की कली 1916, जिसमें इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है निराला ने, पता है, ये तो पता होगा, मुक्त छंद का प्रयोग किया था। और इस कविता को छपने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया, ये पत्रिका यानी कि सरस्वती पत्रिका में नहीं छपेगी जूही की कली। क्यों नहीं छपेगी, अश्लीलता का आरोप लग गया था इसके ऊपर, है ना। तो क्यों उन्होंने लगाया पता नहीं, आज तक कोई नहीं समझ पाया कि अश्लीलता का आरोप क्यों लगाया। ऐसा कुछ अश्लीलता वाला नहीं है इसमें, कविता अगर आपने पढ़ी होगी तो। जूही की कली 1916 में है, ठीक है। और हमने पंत की कौन सी कविता देखी 1916 में, अब बताओ, अब देखती हूँ मैं आपका दिमाग। ओके, आध्यात्मिक, मानवतावादी, नव मानवतावादी रचनाएं इनकी कौन सी है, रजत शिखर 1951, अतिमा 55, वापी कौन सी रचना है, कला और बूढ़ा चांद 1959, चिदम्बरा 1959, लोकायतन 1964। नाट्य रचना है इनकी ज्योत्सना, ज्योत्सना इनका नाटक है 1934 में, ध्यान रखेंगे।
ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है 1934 में, युग पुरुष 1955, छाया 1968। कहानी संग्रह इनकी 5 कहानियां हैं 1936 में, आत्मकथा इनकी 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में है। अब 60 वर्ष एक रेखांकन, इसका समय तो ध्यान रखे रहेगा आपको 1960 में। ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? पंत की है। ठीक है। निबंध संग्रह इनका गद्य पथ, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष और अन्य निबंध। ठीक है। अन्य रचना इनकी मधुज्वाल 47 में, मधुज्वाल के नाम से विदेशी कहानियों और उमर खयाम की रुबाइयों यानी कि रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया था। 1938 में रूपाप पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। ध्यान रहे आपको, ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मतलब नहीं समझना है, यहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। 1948 में हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर के इन्होंने खादी के फूल नामक रचना लिखी थी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इनकी कंबाइंड रचना है, इन्होंने एक साथ मिलकर के लिखे, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत ने। खादी के फूल, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राम आदि पर आधारित कविता इन्होंने लिखी थी। ठीक है। आगे देखते हैं 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ये आपको ध्यान रखना है, 1968 में मिला है। ठीक है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिला है। चिदम्बरा में कुल 196 कविताएं हैं और चिदम्बरा में अतिमा सबसे लंबी कविता। अगर आपको पूछ लिया जाए कि चिदम्बरा जो काव्य संग्रह है उसमें सबसे लंबी कविता कौन सी है निराला सॉरी पंत की, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है अतिमा जो है वो सबसे लंबी कविता है। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए पूछा जाता है कि कौन सी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था और कब दिया गया था। तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है भर भर के। ध्यान रखिए इसको। लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है ऐसे पूछा जाता है, तो ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसमें 7 सर्ग हैं। है किसकी रचना? ये किसने लिखा है महात्मा गांधी के जीवन पर? पंत ने लिखा है। ठीक है। इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा गया है। तो इसमें सर्गों के नाम क्या है? द्वार। इसके 2 भाग हैं, देखो रिवीजन कर लेना क्लास के बाद, ठीक है, तब याद रहेंगी चीजें। इसके 2 भाग हैं। बाह्य परिवेश 1961 में, इसमें कुल 3 सर्ग हैं। इसमें गांधी द्वारा विलायत में विषवासनाओं में डूबने का चित्रण है। अंतःचेतना 1964 में, इसमें कुल 4 सर्ग हैं जिसमें गांधी जी के हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस रचना के लिए 1966 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। ठीक है। अंतःचेतना के लिए कौन सा मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। 1950 ईस्वी से 1967 में ऑल इंडिया रेडियो से ये जुड़े रहे। गुंजन इनकी रचना है ना, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना। तो गुंजन इनकी जो चौथे नंबर पे कही मैंने। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। तो मतलब ये छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की रचना है, तो इसको क्या क्या कहा जाता है? संधि स्थल। तो इसको किसी भी तरीके से आप याद कर लेना कि गुंजन हुआ था और छायावाद में गुंजन हुआ और प्रगतिवाद की शुरुआत हुई। इस तरह से कुछ भी आप करके कोई भी निमोनिक आप बना सकते हैं अपने याद करने के लिए। ठीक है। युगवाणी रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। तो युगवाणी को क्या कहा है इन्होंने? प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। आगे है, पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो जो पल्लव इनकी रचना है, पल्लव जो इनकी रचना है 28 इसका समय है शायद, उसकी भूमिका में उसकी भूमिका को, पल्लव की भूमिका को क्या कहा इन्होंने? छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। छायावाद की घोषणा हो गई अब, है ना। तो पल्लव की भूमिका को कहा है इन्होंने छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि छोड़ने वाला है, सबके सब आपको देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो एक तो उसको पल्लव की भूमिका को, नॉट पल्लव को, अकेले पल्लव को नहीं, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और यहां पल्लव की बात हो रही है, यहां भूमिका की बात नहीं हो रही है। इसको प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको पॉइंट बाय मतलब पॉइंट से याद रहनी चाहिए।
युगांत जो है, मैंने बताया कि जो 1918 से छायावाद की शुरुआत होती है, 1936 में अंत हो जाता है। तो युगांत 1936 में एक युग का अंत हो गया, 1936 में एक यानी कि छायावाद का अंत हो गया। तो युगांत जो इनकी रचना है वो 1936 में है, को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो छायावाद की मृत्यु का वही युगांत है ना, युग का अंत हो गया यानी कि छायावाद का अंत हो गया। तो ये आपको याद रह जाएगा। पंत ने निराला के मुक्तक छंद को आरंभ में रबड़ या केंचुआ छंद कहा है, किंतु निराला के बाद मुक्त छंद में रचना करने वाले दूसरे कवि पंत ही थे। पंत का मतलब पहला तो किसने कहा? पंत ने निराला के मुक्तक छंद को आरंभ में रबड़ या केंचुआ छंद कहा था। देखो, सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग निराला ने किस में किया था? मुक्त छंद का प्रयोग मतलब क्या हो गया? छंदों से मुक्त कविता, है ना। तो जूही की कली हमने पीछे भी देखा था, जूही की कली में 1916 में, और 18 से मानी जाती है शुरुआत छायावाद की। ठीक है, तो जूही की कली का समय है 1916। तो इसकी इन्होंने मतलब एक तरह से निंदा ही करी होगी, है ना, निराला की, कि ये तो मुक्त छंद जो है वो रबड़ या केंचुआ छंद है, इसको खींचा जा सकता है ना। तो ये इन्होंने क्या कह दिया इसको, मतलब इनकी जो निराला के मुक्त छंद को क्या कह दिया इन्होंने, पंत ने, कि रबड़ रबड़ या फिर केंचुआ छंद है। किंतु निराला के बाद इन्होंने ही मुक्त छंद का प्रयोग किया, बाद में ये खुद ही उस रास्ते पर आ गए। ध्यान रहेगा, पंत का प्रिय छंद कौन सा है? रोला छंद। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपनामों का, उपमानों का प्रयोग, उपमान है ना, जो हम क्या देते हैं, किसी चीज की उपमा देते हैं, तो उसका उपमानों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत ने किया। पल्लव कविता प्रकृति, प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित कविता है। गुंजन कविता में प्रकृति से मोह खत्म होता दिखाई देता है। इसमें शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव आ जाता है। गुंजन पंत की अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है, गुंजन पंत का, क्योंकि ये हमने देखा ना, इसको संधि स्थल भी कहा जाता है। कोरिलेट कर पा रहे हो ना आप चीजों को, साथ साथ में करते चलना, ठीक है। ग्राम्य कविता में प्रगतिवादी रचनाएं, ग्राम्य कविता में प्रगतिवादी रचनाएं हैं, इसमें किसान और मजदूरों से संबंधित रचनाएं हैं, इसमें कविताएं हैं चरखा, वे आंखें इत्यादि। ग्राम्य है ये, ग्राम्य, ग्राम्य, ठीक है। पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। इनका प्रिय छंद रोला और इनका प्रिय अलंकार अनुप्रास। प्रिय है तो मतलब उन्होंने ज्यादा उसी को यूज किया होगा, है ना, ये भी एक लॉजिक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में शुक्ल क्या कह रहे हैं इनके बारे में? युगवाणी में प्रतिवाद का सैद्धांतिक रूप है। प्रगतिवाद होगा यहां, प्रगतिवाद का। तो ग्राम्य में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। अच्छा, यहां पर है पंत बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से इन्होंने संग्रहालय बना दिया था। वीथिका क्या होती है? गैलरी होती है ना। वीथी, वीथी या फिर वीथिका, गैलरी। तो पंत जो है बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से, मतलब वीथिका उसका नाम रखा हुआ था उन्होंने, तो संग्रहालय बना दिया था। अब आगे इनकी कविता को देखते हैं हम। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इस कविता का रचना काल 1934 है। समय इसका, इस कविता का संकलन युगांत काव्य संग्रह 1934 और पल्लव काव्य संग्रह 1940, मतलब कि दो काव्य संग्रहों में इसका संकलन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कविता की कुछ, कविता की मतलब पंक्तियां, यानी कि कविता को ही पढ़ लेते हैं, उससे पंक्तियां भी दिख जाएंगी हमें। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुबात भीत, तुम वीत राग जड़ पुरा चीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन,
कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। प्राणों की मर 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 से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मत वाली। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। परिवर्तन कविता देखते हैं। परिवर्तन, यह कविता 1924 में लिखी गई है। रोला छंद में रचित ये लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ग्रैंड महाकाव्य कहा है। स्वयं पंत जी ने इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना माना है। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है ना, परिवर्तन होता चला जाता है। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। स्वर्ण की सुषमा जब साभार करा पर करती थी अभिसार। प्रसूनों में शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों में गंध विहार। गूंज उठे थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहा वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। हाय अब मिथ्या बात, आज सरता सरता सुनी सांस। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। अकिंचनता में निज तत्काल, सिंगार उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते छिनकाल। प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कच्चों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार। गूंजते थे सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, आधार जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, सरल भौहों का शरदाकाश। घेर लेते घन गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2 4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। उठे रो के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज, मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। वुपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल। विभव की विद्युत ज्वाल। ये बहुत लंबी सी कविता है। चमक जाती है छिप तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार। हिला जाता चुपचाप बयार। इन पंक्तियों को देख लेना एक बार। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उद्गन। अरे निष्ठुर परिवर्तन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, यही ज्यादा पूछी भी जाती है ना, और फिर भी देख लेना। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मिलन। निखिल उत्थान पतन, अरे वासुकी सहस्त्र। लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिर निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। शत शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर।
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। अह दुर्जय विश्वजित नवाते, शत सुरवर नरनाथ तुम्हारे इंद्रासन तलमात। घूमते शत शत भाग्यनाथ सतत रथ के चक्रों के साथ। तुम निशंस से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़न मत पद मर्दित। नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित हर लेते हो वैभव कला कौशल चिर संचित। आदि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वन ही बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। ये भी पंक्तियां देख लेना। ये वाली पंक्तियां मैंने देखी है पेपर में। अरे निरंकुश पदाघात से जिनके वहबल, हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। जगत का अविरत हृदकंपन, तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण। कितनी है और बहुत लंबी है ना। यहाँ पर आकर के खत्म होती है ये। हम्म। छोड़ देते हैं, फिर शाम की क्लास में इसको देखते हैं आगे। और क्या है, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। बढ़िया है। खुद से बनाइए। खुद से बनाइए। शाम की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, जो कविताएं रह गई हैं। मतलब मैं कुछ कुछ कविताओं की व्याख्या करवाऊंगी, एक दो बस, है ना। ज्यादा अगर मैं करवाने लगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या क्या कहा है आप लोगों ने, बातें मत किया करो यार ज्यादा। क्या है, ज्यादा ही ऊपर हो गया। दोह कर्टा सोठा, दोह कर्टा रोला। क्या है ये सब। ध्रुत का मतलब, ध्रुत का मतलब होता है जैसे जीर्ण, गले सड़े, लाइक ऐसे वाले पत्ते। मैं लिख नहीं पा रही, क्या था ये तो ऊपर नीचे हो रहा है। मैं लिख नहीं पा रही हूँ मैम। क्यों नहीं लिख पा रही भाई, जल्दी जल्दी स्लाइड जा रही है। तो कविता मत लिखो ना आप, कविताएं मत लिखो। मैं ज्यादा बात नहीं करता, हाँ अच्छा बच्चा। कितना बचा है सिलेबस, अभी बहुत बचा है बेटा, अभी कहाँ, अभी तो हम आधे में भी नहीं पहुंचे हैं। हमारी यूनिट हो गई है फर्स्ट, लगभग हो गई, थोड़ा सा एक दो क्लासेस में लूंगी मैं, एक क्लास में हो जाएगा वो, है ना। और क्या बचा है हमारा, दो यूनिट हो गई है हमारी, ठीक है। और कौन सी होगी, सात और आठ हो गई है, पांच भी लगभग हो ही गई है, ठीक है। अभी हमारे पांच यूनिट्स और रहती है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, हम ज्यादा बड़ी नहीं है, बस ये बड़ी थी जिसको हम अभी कर रहे हैं, और सेकंड यूनिट बड़ी थी, बाकी सब छोटी छोटी है, उनको हम जल्दी खत्म कर लेंगे। जो 10वीं यूनिट है उसमें भी कुछ खास ज्यादा नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ही करवाऊंगी मैं, बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे हम, जितना आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा, है ना। ये, हाँ यूनिट तीन भी है, चार भी है अभी, छह भी है अभी। निबंध और हमने नहीं किए हैं ना, उपन्यास भी नहीं किए हैं, निबंध भी नहीं किए हैं, तो हो जाएगा। टेंशन मत लो, है ना। अभी हमारे पास ये वाला पूरा महीना है, तो इस महीने में हम पूरा खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम रिवीजन करेंगे, एक महीना हम पूरा रिवीजन को देने वाले हैं। तो देखते हैं, तब तक आप अपना वो करते रहो साथ साथ में, मतलब अपनी पढ़ाई करते रहो, ऐसे ट्रिक्स बना करके खुद ही,
है ना। एक दूसरे को ट्रिक्स बताया करो, आपको ग्रुप दिया हुआ है डिस्कशन करने के लिए, आप डिस्कशन करते ही नहीं, पहले मुझसे बनवाया बनवाया ग्रुप, डिस्कशन किया करो, क्वेश्चंस शेयर किया करो, है ना। और ट्रिक्स जब जिस जिसको आती हैं, जिस जिसने बनाई है, एक दूसरे के साथ शेयर किया करो, है ना, फैमिली की तरह। कि ऐसे मत सोचो कि हाँ साथ में आप हो, एक दूसरे के साथ तैयारी कर रहे हो, तो डिस्कशन करके एक दूसरे को ट्रिक्स बताओ, अपनी ट्रिक्स एक दूसरे को और पढ़ा दो। अच्छा, मैं तो पढ़ा लूंगी, यहाँ पे बाय बाय करके सब चले गए हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप है ना, हिंदी फिलर फॉर्म नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पर ट्रिक्स बता दिया करो, एक दूसरे को याद करो, कैसे याद करना है वो सब बताओ। मुझे भूख लगे, मुझे भी भूख लगी है, चलो जाओ, मैं भी अपने खाना खाते हैं, अपने अपने घर जाओ सभी। तो शाम की क्लास में मिलते हैं, शाम को जल्दी आ जाना, और बातचीत ज्यादा मत किया करो क्लास में, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है ना। नहीं गए मैम? अच्छा, इवनिंग लीजिए। हाँ, इवनिंग में ही लेने वाली हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, पढ़ाई करना अच्छे से, खाना पीना अच्छे से ध्यान रखना, बाय।